हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम एवरेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला जो कंसेप्ट लेक्चर है उसके अंदर हम एवरेज के बेसिक्स करने वाले। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम किसी भी टॉपिक के बेसिक्स करेंगे तो मैं आपको कई ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको पहले से पता होगी। डेफिनेटली हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम एक चैप्टर को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। तो अगर आपको कुछ बातें बेसिक लग रही हैं कि ये तो बेसिक बातें हैं, आम बातें हैं, ये हमें पता है, तो बिलीव मी, मेरे लिए वो बातें सुपर बेसिक है। अपने कोर्स का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होएगा मेरे लिए वो बेसिक होएगा, क्योंकि मैं इतने सालों से मैथ टीच कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, मेरे लिए सुपर बेसिक है, फिर भी आपके लिए बेसिक है। फिर भी क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये नहीं है कि एवरेज पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एवरेज उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा, या कोई भी टॉपिक उस तरीके से नहीं पढ़ा रहा जैसे आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पर एक नए नज़रिए से कई मैक्सिमम चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया मैं आपको दूंगा, एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा, एक नए तरीके से आप चीज़ों को देखोगे। क्यों? बिकॉज हम चीज़ों को फास्ट करना चाह रहे हैं, हम अच्छे से सीखना चाह रहे हैं और हम उनको फास्ट करना चाह रहे हैं। और कुछ भी अगर नया आए तो उसको भी हम फास्ट कर पाएँ, नई तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी हम फास्ट कर पाएँ। ये सारी चीज़ें हम अचीव करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या होएगा, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्ड करूँगा आपके लिए। तो चाहे बात कैसी भी हो, आपको बेसिक लगे, कैसी भी लगे, आपने सुननी है। जब आप फर्स्ट टाइम कोर्स को कर रहे हैं तो आपने हर एक बात सुननी है। जब आप कोर्स को रिपीट करेंगे तो आपने क्या करना है, फिर आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, सुननी तब भी है, या एक आधी बार तब काट सकते हो। तो बिल्कुल ही बेसिक है फिर। ठीक है, क्लियर है जी? तो स्टार्ट करें। ये काम नहीं कर रहा आज, रुको एक बार। चलो ऐसे करेंगे, अब और क्या करें, बाद में करवाएंगे इसको काम। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि एवरेज का मतलब क्या है। व्हाट इज़ एवरेज? अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी फैमिली के अंदर इनकम 25,000 है, 25,000 जो इनकम है वो एवरेज इनकम है आपकी फैमिली की, तो इसका मतलब क्या है? तो कई बच्चे ये बोलते हैं कि भाई सबकी इनकम 25,000 है। ऐसा होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कई बच्चे ये बोलते हैं कि मैक्सिमम बंदों की इनकम 25,000 है। ऐसा होना भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपकी फैमिली के अंदर आपके मदर हैं, आपके फादर हैं और उनके दो बच्चे हैं, ए और बी। उनमें से एक आप हैं, एक आप हैं, एक आपका बी से भाई या बी से बहन है, तो भी है। ठीक है, तो 4 बंदे हैं। यहाँ पर मदर की इनकम मैं मान लेता हूँ कि भाई 35,000 है, और फादर की इनकम हम मान लेते हैं, और आपकी इनकम हम मान लेते हैं जी 15,000 है। ठीक है, आपके भाई या बहन की इनकम हम मान लेते हैं 0 है, वो भी पढ़ रहे हैं, छोटा भाई बहन मान लो। ठीक है, और फादर की इनकम जो है वो 50,000 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, रैंडमली मैंने ले लिया। क्लियर है? तो पूरी फैमिली की इनकम कितनी हो गई? तो पूरी फैमिली की इनकम यहाँ पर हो गई जी 100 के 100,000। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, टोटल फैमिली में बंदे कितने हैं? टोटल फैमिली में बंदे हैं जी 4। तो इनकम कितनी हो गई? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम हम कैसे निकालते हैं? एवरेज इनकम में इसका फॉर्मूला बताऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले हम एवरेज को समझ रहे हैं। एवरेज इनकम हम कैसे निकालते हैं कि भैया पूरी फैमिली की इनकम कितनी है, और 4 बंदे हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 25,000, ये एवरेज इनकम। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर मैक्सिमम बंदों की एवरेज 25 है? एक की भी नहीं है ना? ज़्यादातर बंदे 25 के आसपास हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये 0 वाला 25 से कितना ज़्यादा दूर है, ये 50 वाला 25 से कितना ज़्यादा दूर है ना? तो ये हमने कैसे अचीव किया? फिर एवरेज इनकम 25 कैसे आई? एवरेज इनकम का मतलब क्या है एवरेज का? तो ये सबसे पहले आपके सामने रहा एवरेज का मतलब। एवरेज का मतलब है दी पर हेड वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज एवरेज। हिंदी में बताऊं कि प्रत्येक के पास जो मान आएगा बराबर बांटने पर उसे हम औसत कहते हैं। एवरेज को हिंदी में हम क्या कहेंगे? औसत। ठीक है, तो जस्ट ये मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जब हम किसी भी वैल्यू को, यहां पर एवरेज इनकम निकाल रहे हैं, तो जो इनकम है अगर हम उसको, टोटल जो इनकम है, हम जिनकी भी एवरेज इनकम निकाल रहे हैं इस फैमिली की निकाल रहे हैं,
जो टोटल इनकम है उसको जब हम इनमें बराबर बांटेंगे, तो अगर हम बराबर बांटे तो जरूरी नहीं है वैसी है, हो सकता है वैसी एक की भी ना हो, यहां पर एक की भी नहीं है 25, ठीक है। अगर हम बराबर बांटे तो हर एक के हिस्से में जो आएगा पर हेड, हर एक के हिस्से में जो आएगा उसे हम एवरेज बोलते हैं। समझ में आ गया? बराबर बांटने पर हर एक के हिस्से में जो वैल्यू आएगी उसे हम एवरेज बोलेंगे, ये आपने समझना है। एवरेज का मीनिंग ये है, ठीक है जी। नेक्स्ट एवरेज का फिर फॉर्मूला, एवरेज का फॉर्मूला है जी, एवरेज आपने जिस भी चीज़ की एवरेज निकालनी है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। जो मैंने अभी अभी आपके सामने एग्जांपल लिया कि मान लो हमने किसी फैमिली की एवरेज इनकम निकालनी है, मदर हैं, फादर हैं और उनके 2 बच्चे हैं ए और बी। मदर की इनकम मैंने मान ली कि भी 50,000 है, फादर की इनकम 35,000 है और एक बच्चे की इनकम 15,000 है। एक बच्चा अभी पढ़ रहा है, कमा नहीं रहा, उसकी इनकम 0,000 है। तो हमने एवरेज इनकम निकालनी है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज, एवरेज इनकम निकालनी है तो सम ऑफ ऑल द इनकम्स, भले ही कोई जीरो ही क्यों ना हो, है तो ये भी फैमिली का हिस्सा ना, तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा जी 100 एंड नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल बंदे कितने हैं। एवरेज इनकम का क्या मतलब है, अगर सबकी इनकम बराबर बराबर बांट दी जाए, इस पूरी फैमिली की जो इनकम है उसको हम लें और सब में बराबर बराबर बांटे तो सबके हिस्से में कितनी आएगी, वो है एवरेज इनकम, ठीक है जी। एवरेज इनकम कितनी हो गई इस फैमिली की, 25,000। तो ये फॉर्मूला है जी। एवरेज का मतलब क्या है, सारी चीज़ों को इकट्ठे करके बराबर बराबर बांटना। तो सबसे पहले तो सारी चीज़ों को इकट्ठे करोगे, यानी कि सारी चीज़ों का सम करोगे। अगर आपने इनकम बांटनी है तो सारी इनकम को, पूरी फैमिली को ये बोलोगे कि भाई लाओ रुपए जमा कराओ, कर लिया। फिर आप देखोगे बंदे कितने हैं, 4, अच्छा 4 हैं, 4 से डिवाइड करोगे, अच्छा हर एक के हिस्से में इतना आएगा, ये लो भाई हर एक बंदा इतनी ले लो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर जो हर एक के पास वैल्यू आएगी वो एवरेज, ठीक है जी। क्लियर है। अब अगर मैं आपको यहीं से 2 फॉर्मूले और बनाकर बता दूं तो वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि सम ऑफ वैल्यूज़, इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं, जो हिंदी वाले हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों का खुद ध्यान रखिएगा, आपको फ़ायदा है। क्यों? बिकॉज आप इंग्लिश का पेपर तो देंगे, एसएससी के अंदर भाई साहब मेंस के अंदर इंग्लिश आती है, सीजीएल में, बाकी एग्जाम्स के अंदर प्री के अंदर इंग्लिश आती है। तो एवरेज का मतलब औसत, सम ऑफ वैल्यूज़ यानी कि सारे मानों का योग और नीचे सारे मानों की संख्या, ठीक है। तो सम किसके बराबर होएगा, सम बराबर होएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ वैल्यूज। इसके लिए आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, इतनी समझ तो आपने होएगी कि भैया अगर सम ऑफ वैल्यूज निकालना है तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाए। अगर मुझे नंबर ऑफ वैल्यूज निकालनी है कि भैया कितनी वैल्यू है जिनकी एवरेज निकालनी थी, तो यानी कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई उनकी जो एवरेज है, ठीक है। टोटल वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है और हर एक के हिस्से में कितनी आई, उससे पता लग जाएगा कि बंदे कितने हैं। टोटल इनकम थी 100,000 और हर एक के हिस्से में आई 25,000, तो पता लग गया कि अच्छा 4 बंदे थे। 25,000 अगर हम 100,000 को बांटेंगे तो 4 बंदे होंगे, तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स 4 थे, ठीक है। ये क्लियर है भाई। ये तीनों फॉर्मूले मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आप सिर्फ इसे एक फॉर्मूले को याद रखें, इसे समझे, बाकी समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ये समझा तो ये सब कुछ आप समझ गए, लेकिन लिख तीनों लो अपनी नोटबुक के अंदर। तो इस लेक्चर के अंदर हम इस बेसिक फॉर्मूले के ऊपर, हम इस बेसिक समझ के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए प्रैक्टिस करता हूँ बताने को, तो मैं आपको सिर्फ ये बताकर 4-5 क्वेश्चन करा के छोड़ दूँ। आप एग्ज़ाम में जाकर नई चीज़ देखो, इसमें आपको फ़ायदा है, या यहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ, यहाँ पर आप मेहनत कर लो और एग्ज़ाम में आपको नई चीज़ें नहीं मिलेंगी, बहुत रेयर नई चीज़ें मिलेंगी, इन्हीं का कुछ ना कुछ रूप मिलेगा। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने सिलेबस के अंदर रिलेवेंट रहकर वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। तो क्या होएगा, रियल तैयारी ये होती है कि हम तुक्के के सहारे जाएँ एग्ज़ाम में, या ये होती है कि हम तैयार होकर जाएँ। तो मैं आपको तैयार करके भेज रहा हूँ। कोर्स के अंदर एनफ लर्निंग करवा रहा हूँ, एनफ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ें। उसके बाद यही चीज़ें रिपीट करनी है, कुछ भी नहीं करनी। करो भाई, मेरे बताने से पहले सारे क्वेश्चन करो। हमेशा की तरह आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ा देंगे। P, Q, R and S are 4 friends
P, Q and R have 365, 465 and 475 rupees respectively. How much should S hedge so that the average money with them is 400? ये बोल रहे हैं कि S के पास कितने रुपए होने चाहिए ताकि उनके पास एवरेज मनी 400 हो। टोटल बंदे कितने हैं? 4 बंदे हैं। अगर इनकी एवरेज 400 होएगी तो सम कितना होएगा? एवरेज यानी कि अगर हर एक के पास 400 रुपये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पर हर एक पर 400 आने चाहिए, तो 4 बंदे हैं तो टोटल कितने रुपए होने चाहिए? टोटल रुपए होने चाहिए 1600। और ये बोल रहे हैं कि इन 3 बंदों के पास इतने हैं, तो बताओ चौथे के पास कितने होंगे? तो चारों के पास 1600 होने चाहिए, 1600। 3 के पास आप ऐड कर लो, तो चौथे के पास जो बच्चे खुचे हैं वो होने चाहिए। तो इन तीनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, 4 4 8 और 3 11, 1100 बिकॉज ये 100 प्लेस पर है। 6 और 6 12 और 7 19, 190, 1100 और 190 1290, 5 और 5 10, 1305। तो टोटल मनी चारों के पास होना चाहिए 1600। किसके पास होना चाहिए? PQRS के पास। और PQR के पास है, अगर आपको याद है तो अभी हमने कैलकुलेट किया 1305। ठीक है, तो ये पता लग जाएगा इसके पास कितना होना चाहिए। तो भाई ये हो जाएगा 295। इट विल बी 295, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अगर इसमें भी डाउट आए तो दोबारा से देखो, समझो, खुद सोचो। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये बताओ, द एज ऑफ द एल्डर 4 मेंबर्स ऑफ ए 6 मेंबर फैमिली आर। 4 एल्डर मेंबर्स, 4 सबसे बड़े जो मेंबर हैं उनकी एजेस इतनी है। ठीक है। इफ़ द एवरेज एज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज 30 ईयर्स, एवरेज एज 30 ईयर्स है। टोटल मेंबर कितने हैं ऑफ ए 6 मेंबर फैमिली? फैमिली के अंदर 6 मेंबर हैं, 4 मेंबर की आपको एज बताई है, 6 मेंबर हैं, एवरेज एज 30 है। तो सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा जी 180। तो सारे मेंबर्स, 6 मेंबर्स की एज का सम है ये। 4 मेंबर्स की एज का सम बता सकते हो आप? आप बोलोगे जी हाँ बता सकते हैं, यहाँ से हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो अभी जोड़ो। इन दोनों का सम कितना होएगा? 100। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा जी? 60। ठीक है, तो 160। तो 4 मेंबर्स की एज का सम है 160। तो बाकी के 2 मेंबर्स की एज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 180 में से 160 घटाया 20, बाकी के 2 मेंबर्स की एज है 20। बाकी के 2 मेंबर्स की एज का सम 20 है। ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द यंगेस्ट 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली? तो यंगेस्ट 2 मेंबर की एवरेज एज बतानी है, उनकी एज का सम 20 है। तो सम 20 है, एवरेज एज बतानी है, मेंबर कितने हैं? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। आरती, अंदर ही कुछ कर रहे हो क्या? अच्छा, चलो ठीक है ना। तो 2 मेंबर्स की एज का सम कितना है? 20। 2 मेंबर हैं और एवरेज का क्या मतलब है कि पर हेड हर एक के हिस्से में कितनी आएगी? तो 20 डिवाइडेड बाई 2 10। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपनी समझ डेवलप कर रहे हैं हम। ये बताओ, ये CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, देखता हूँ आप किस मेथड से करोगे। The average weight of L, M and N is 93 kg. If the average weight of L and M is 89 kg and that of M and N is 96.5 kg, then the weight of M. M का वेट पूछा है। एकदम से करना नहीं है, ध्यान से देखो हम कैसे कर सकते हैं। पेन चलाने से पहले दिमाग चलाना ज़रूरी है। अगर दिमाग के अंदर कुछ नहीं आ रहा तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन को लिखते रहते हैं। उनका दिमाग नहीं चल रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को कैसे करूं, बट पेज को भरते रहेंगे। अगर दिमाग में कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो ये नहीं है कि आप पेन चलाओगे, आप सोचो। सोचना डिले मत करो, सोचो, कुछ भी लिखो मत। उनको ये लगता है कि अगर मैं कुछ ना कुछ नहीं कर रहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर तो शायद टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, आप सोच रहे हो, मेंटल काम चल रहा है, फिजिकल काम नहीं चल रहा। तो सोचो। ये नहीं है कि सेम चीज़ को लिखते रहोगे वहां पर जब तक दिमाग में कुछ स्ट्राइक नहीं होएगा। कुछ स्ट्राइक नहीं ही हो रहा तो आगे बढ़ जाओ, यहां पर आगे नहीं बढ़ना पेपर में। देखो,
तो भाई एल एम और एन की एवरेज हमें पता है। आप बोलोगे जी सर एवरेज पता है तो सब की एज का सम निकाल सकते हैं। हाँ जी सर, एवरेज पता है 3 बंदों की, 3 से गुणा करेंगे तो सम आ जाएगा। एल और एम की एवरेज पता है। आप बोलोगे जी सर इनका सम भी निकल आएगा। हाँ भाई। एम और एन की एवरेज पता है तो एम और एन का सम भी निकल आएगा। हाँ भाई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एल और एम का सम और एम और एन का सम जोड़ दूं तो क्या होएगा? एल आ जाएगा, एम 2 बार आ जाएगा, 1 बार एन आ जाएगा, यानी कि एम 2 बार आ गया। यानी कि इसको और इसको मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा एल प्लस एम प्लस एम प्लस एन। ये दिमाग में चलना चाहिए, इन सब का सम। और इनका सम जब मैं निकाल रहा हूं तो मेरे पास है एल प्लस एम प्लस एन। ऊपर वाले में क्या ज्यादा है? ऊपर वाले में 1 एम ज्यादा है। तो ऊपर वाले में से अगर आप नीचे वाला घटाओगे तो आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। यही उसने पूछी, यही काम हम करेंगे। ठीक है, तो एल और एम इन दोनों की एवरेज इतनी है तो इनका सम कितना हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा इंटू 2। तो इंटू 2 आप मेंटली कर सकते हो। तो 2 नी में 18, 2 8 16 और 1 17। ठीक है, इसको भी इंटू 2 करूंगा मैं। 2 5 10, 0 1 कैरी ऑन, 2 6 12 और 1 13, 2 नी में 18 और 1 19। इन दोनों को जोड़ूंगा, ये चीज आ गई। और एल एम एन इनको घटाऊंगा। अब कई बंदे इनको 2 गुना कर देते हैं जल्दबाजी में। ये 3 मेंबर्स की एवरेज है तो इनको 3 गुना करना है। इसको घटाऊंगा, 3 3 9, 3 9 में 27। यहां पर मैं ऐसे ही घटा देता हूं एक स्टेप के अंदर। कभी कभी हम एक स्टेप में भी घटा सकते हैं। देखो, ऊपर वाले दोनों को जोड़ना है और नीचे वाले को घटाना है। तो देखो 8 और 3 11, 11 में से 9 गए 2। ठीक है, 7 प्लस 9 माइनस 7, 7 से 7 गया, बच गया 9। 1 और 1 2 माइनस 2 0, 92। तो एम की वैल्यू आ गई भाई साहब 92। आप इनको अलग से भी जोड़ सकते थे, उसमें से भी घटा सकते थे, एक ही बात है, दिक्कत नहीं। क्लियर है? क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं भाई? हम ऐसे कर सकते हैं कि एल एम और एन इनका सम हमें मिल गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, 3 से गुणा कर रहा हूँ, 3 3 हो, 3 9 में 27। एवरेज अगर 93 है तो सम होगा 93 इंटू 3। ठीक है, और एल प्लस एम मुझे पता है। एल प्लस एम कितना है? यहाँ से आपको पता लग रहा है 89 इंटू 2। ठीक है, तो 2 नी में 18 और 2 8 16 और 1 17, 178। तो ये कितना होगा? एन पता लग जाएगा। 279 माइनस 178, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 7 गया 0, 101। मतलब इतना भारी बंदा, इतना वेट है, तभी तो क्वेश्चन में इतना वजन है इसमें। तो हमें एन की वैल्यू पता लग गई। और यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है? यहाँ से अगर देखो, यहाँ से आपको एल एम एन है, यहाँ से एल और एम है, तो एन की वैल्यू पता लग जाएगी। एन की पता लग गई तो यहाँ पर एम की पता लग जाएगी, है ना? तो एम और एन इन दोनों का वजन कितना है? इंटू 2 अगर मैं करूँ, 6 12 और 1 13 और 9 18 और 1 19, 193। ये है एम प्लस एन ना। इसमें से मैं एन घटा देता हूँ। एन का वजन 101 है ना, तो इसका वजन 92 हो जाएगा जो आया था। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इसका मैक्सिमम काम आप मेंटली कर पाओगे इन चीज़ों का। ये बताओ, पिछला क्वेश्चन टीयर 2 में आया था सीजीएल के, ये वाला क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया है एसएससी के। एसएससी के सारे एग्जाम्स का कंटेंट इधर उधर होता रहता है, सेम कंटेंट। ये बताओ, द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग जाएगा? अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूँ, इसको इंटू 3 कर दूँ तो ए प्लस बी प्लस सी पता लग जाएगा। ठीक है, अगर इनका सम मैं निकालूँ बी प्लस सी, तो मुझे एग्जैक्टली करना क्या है? इन दोनों के सम में से, यानी कि बी प्लस सी जो है और ए प्लस सी है, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर सी 2 बार आ रहा है, इसमें से अगर मैं घटा दूंगा ए प्लस बी प्लस सी, तो सी 2 बार आ रहा है, ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, सी की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है, तो यही काम मैं कर रहा हूँ। मैं इसको डबल कर रहा हूँ, इसको डबल करूंगा तो भाई आ जाएगा 60 का डबल 120, 1.5 का डबल 3, 123, प्लस इसका डबल कर रहा हूँ 60 का डबल, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, देखो 60 का डबल 120, 8.5 का डबल 17, 137। ठीक है, इन दोनों का सम तो इजीली आ जाएगा 260। ठीक है,
उसमें से मैं घटा दूंगा a प्लस बी प्लस सी। 3 गुणा कर रहा हूँ, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18 और 1 19। यहाँ पर आ जाएगा जी 65 ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन में बताया आप दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये बताइए, आउट ऑफ 3 नंबर्स इफ द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। 3 नंबर है अपने पास, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड। जो फर्स्ट वाला है वो सेकेंड का डबल है, यानी कि ये x है तो ये 2x है, ट्वाइस द सेकेंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड। और ये फर्स्ट वाला जो है थर्ड का हाफ है, यानी कि थर्ड वाला इसका डबल होएगा, 4x होएगा। 4x का हाफ है ना फर्स्ट वाला। तो ये बताया कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड का तो डबल है और थर्ड का हाफ है। तो तीनों नंबर मैंने ऐसे मान लिए। इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, अगर तीनों नंबर्स की एवरेज इतनी है तो सम कितना होएगा, इंटू 3 कर दोगे। तो मैं एग्जैक्टली यही लिखूंगा, मैं इसको सोल्व करके नहीं लिखूंगा। देखो इन तीनों के सम की बात हो रही है, तो 4 और 2 6 और 1 7, 7x इज इक्वल टू 56 इंटू 3। इन सब का सम क्या है, 4 और 2 6 और 1 7x। एवरेज 56 है तो सम कितना होगा 56 इंटू 3। इनको सोल्व मत किया करो, क्यों सर, आप इसको गुणा करोगे फिर काटोगे, काम को आप डबल कर रहे हो। ठीक है, ऐसे गुणा मत किया करो, ऐसे लिख लिया करो। देखो कितना ईजी है। x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू 24 आ गई। अब देखो पूछा क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, पहले और तीसरे नंबर की एवरेज, पहले नंबर और तीसरे नंबर की एवरेज। तो एवरेज क्या होती है, सम डिवाइडेड बाई 2, 4x प्लस 2x 6x डिवाइडेड बाई 2, ये होगी एवरेज। तो दैट इज 3x। 3x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू है 24, 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 24 72। ठीक, क्लियर है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे, इसी टाइप का क्वेश्चन दो तो करो। यहाँ पर ये द्वितीय है, किसी महान व्यक्ति ने लिख दिया, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने देखा था। ती की मात्रा बड़ी आएगी, अभी तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए हिंदी लिखे। हिंदी का टॉपर रहता था मैं अपनी क्लास में। द्वितीय तृतीय तो बड़ी मात्रा आएगी। ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज 4 टाइम्स द सेकंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड। 3 नंबर है अपने पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों नंबर में से जो फर्स्ट है दैट इज 4 टाइम्स द सेकंड, वो सेकंड का 4 गुना है। यानी कि ये फर्स्ट नंबर ऐसा होएगा कि ये 4 का मल्टीपल होएगा, किसी संख्या का 4 गुना ये हो सके, मैं इसको 4 का मल्टीपल मानना पसंद करूंगा। और थर्ड का 3 गुना है तो मैं इसको 3 का मल्टीपल भी मानना चाहूंगा। तो 4 और 3 का मल्टीपल मैं इसको मानूंगा 12x। तो ये इसका 4 गुना है तो ये हो जाएगा 3x, 3 चौके 12। इसका 3 गुना है तो इसको 3 से डिवाइड करो, 4x, ये 4x है, इसका 3 गुना है। तो आपने ऐसे इनको अज्यूम करना पड़ेगा। अब इसने क्या बताया, द एवरेज ऑफ ऑल दी 3 नंबर्स, इनकी एवरेज अगर इतनी है तो इनका सम कितना होएगा भाई, 3 नंबर की एवरेज 95 है तो 95 इंटू 3, तो इनका सम कितना है 12 और 4, 12 और 3 15 और 4 19, 19x इनका सम है। और जो बंदे ने बताया है उसके हिसाब से है 95 इंटू 3, 19 5 95, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 15। अब वो जो भी पूछेगा हम बता देंगे। व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 15, x की वैल्यू 15 है तो दिस विल बी 60, ऑप्शन बी। क्लियर, ठीक। और हाँ, यहां पर मैं x को अज्यूम कर रहा हूं तो क्या है, देखो हम आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि x मानने से लेंदी होता है, x ना मानने से छोटा होता है। क्यों, क्योंकि ये बात सच भी है, ये बात झूठ भी है। कभी कभी x मानने से लेंदी हो जाएगा, कभी कभी x ना मानने से लेंदी हो जाएगा, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो हमें किसी भी मेथड से प्यार नहीं करना, किसी भी मेथड से हेट नहीं करनी, हमें बेस्ट मेथड चाहिए। हमें क्वेश्चन के हिसाब से जो बेस्ट मेथड स्ट्राइक हो सकता है, जो बेस्ट अप्रोच है, हमें वो चाहिए। हमें अपने सिलेक्शन से प्यार है, ना कि मेथड से। हमें किससे प्यार है, हमें अपना रिजल्ट बढ़िया चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए, जिससे वो बेस्ट आएगा, जो बेस्ट तरीका होगा उस रिजल्ट को लाने का, हमें वो चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब कोई भी दकियानुसी सोच नहीं करना कि मैं तो सारे एक्स से करूंगा, मैं तो सारे ऐसे बिना एक्स के करूंगा।
मिक्स लेंगे, जहाँ पर जो चीज़ एफिशिएंट होगी। अगर कपड़े को सीलना है तो सुई लेकर आएंगे, हैं, कपड़े को काटना है तो तलवार लेकर आएंगे। ये नहीं बोलेंगे तलवार इज द बेस्ट, सुई इज द बेस्ट। जगह मैटर करती है, कौन सी चीज़ चाहिए कि इस क्वेश्चन में दिस इज बेस्ट, इस क्वेश्चन में दिस इज बेस्ट है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप चीज़ों को देख सकते हैं। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब की बार मैंने आपको कोर्स के अंदर एक्सरसाइज अलग से नहीं दी, क्योंकि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहीं पर कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपका पर्सपेक्टिव, धीरे धीरे मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूंगा, तो आपको एफर्ट ही नहीं लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका नज़रिया इंप्रूव हो गया। आपको खुद ब खुद चीज़ें स्ट्राइक करेंगी। बस आपको मेरी एक बात माननी है कि आपने चीज़ों को रिपीट करना है भाई साहब। जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे, मुझे एक बात बताओ, आपका ऐसा दिमाग है क्या एक बार पढ़ के सारी चीज़ें याद हो जाती है आपको? नहीं है। बुक एक बार करिए और आपको सारी चीज़ें याद हो गई, नहीं हो सकती। ठीक, आपको मूवी ही याद नहीं होगी एक बार में, बुक तो छोड़ो, माइन्यूट डिटेल अगर 1 महीने के बाद खुद से देखोगे तो एक बुक का पूरा रस, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं, एक बार गन्ने को डाल दिया तो उसका पूरा रस नहीं निकलता। कितनी भी बढ़िया मशीन हो, दोबारा डालने पर रस निकलता ही निकलता है। ठीक है, और गन्ने की मशीन भले ही अच्छी आ जाए, हम तो मेन एग्जाम पर फोकस करें। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप एक बुक को या एक कोर्स के पूरे कंटेंट को यूज नहीं कर पाते अगर आप एक बार करते हैं तो मिनिमम 3 बार, मिनिमम है ये। अगर कोई ज़्यादा ही भयंकर इंटेलिजेंट बंदा है तो भी मिनिमम 3 बार, मिनिमम। 5 बार और 10 बार करोगे तो आपको हमेशा फायदा होगा, बहुत भयंकर फायदा होगा, क्वेश्चन को उड़ा उड़ा के आओगे। ठीक है, करें जी। The average of 5 positive numbers is 56. Okay. If the first number is 3/4 of the sum of the last 4 number, ये क्या बोल रहा है कि अपने पास फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, और 2 3 4 5 ये लास्ट के 4 नंबर है। फर्स्ट नंबर जो है आपने करना क्या है, एग्जामिनर की बात माननी है। ये CGL 2019 Tier 2 का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, एग्जामिनर की बात माननी है। तो फर्स्ट नंबर है दैट इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर। लास्ट 4 नंबर के सम का 3/4 है, तो लास्ट 4 नंबर के सम को मैं 4 का मल्टीपल मानूंगा, 4x मान लिया, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 3x हो गया। इनका सम 4x है इन चारों का, तो ये 3x हो गया। ठीक, और एवरेज कितनी है, एवरेज है जी इतनी, तो सम कितना होगा, 5 नंबर है ना भाई, सम हो गया 56 × 5। तो सम कितना है यहाँ के हिसाब से, 4 और 3 7x, और वहाँ के हिसाब से सम कितना है 56 × 5, तो 7 8 56, x की वैल्यू आ गई जी 40। ठीक है, वो क्या पूछेगा। अब यहाँ पर कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, तीसरा नंबर पूछ लिया तो नहीं बता सकते, आप कैसे बताओगे तीसरा, कैन नॉट से, चौथा पांचवा दूसरा नहीं बता सकते। या तो इन चारों का सम बता सकते हो या पहले वाला बता सकते हो, इनके बीच में डिफरेंस बता सकते हो। क्या पूछा है, एवरेज ऑफ द लास्ट 4 नंबर्स, तो लास्ट 4 नंबर का सम हमें पता है 4x है, तो एवरेज क्या होगी, एवरेज हो जाएगी x, x की वैल्यू 40, आंसर इज 40, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है जी, आगे बढ़ जाएं। चलो ये बताओ, The average monthly expenditure of a family was rupees 18,600 during the first 3 months. पहले 3 महीने तक एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर वो बता रहा है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले, मैं आपको बता दूं हमने निकालना क्या है। रुपीज दिस मच ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 months एंड रुपीज दिस मच ड्यूरिंग द लास्ट 5 months ऑफ ए ईयर। इफ द टोटल सेविंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज, तो पूरे साल की ये सेविंग्स है, पूरे साल की टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, दिस मच। देन द एवरेज मंथली इनकम, हमें इनकम निकालनी है। तो देखो उसने हमें ऊपर एक्सपेंडिचर बता दिया, इनकम क्या होती है, इनकम होती है भाई साहब एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, होती है कि नहीं। ऊपर उसने एक्सपेंडिचर बता दिया 3 महीने का, ये 4 महीने का, ये 5 महीने का, ये जो भी उसने बता दिया, और उसने नीचे सेविंग टोटल बता दी। तो मैं टोटल एक्सपेंडिचर निकालूंगा, टोटल सेविंग निकालूंगा, उनको जोड़ दूंगा, इनकम आ जाएगी। ठीक, क्लियर है। एवरेज मंथली इनकम पूछी है तो मैं एक बार टोटल इनकम निकाल लूँ, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन जिस हिसाब की वैल्यू है बेटर रहेगा। इन वैल्यूज़ के साथ हम इतना इजीली खेल नहीं पाएंगे, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है, बेटर है हम कन्वेंशनल मेथड से चले जाएं। कि 3 महीने का है ना ये,
तो इंटू 3 महीने के एक्सपेंडिचर का सम आ जाएगा। ये कितने महीने का है? 4 महीने का एक्सपेंडिचर है, तो 4 महीने के एक्सपेंडिचर का सम आ जाएगा 4 इंटू दिस। ये एवरेज है अगले 4 महीने की। उससे अगले 5 महीने का एवरेज एक्सपेंडिचर इतना है, तो सम कितना हो जाएगा पूरे 5 महीने का? तो मुझे एक्सपेंडिचर का सम मिल जाएगा सारे का, सारी सेविंग का सम मेरे पास है। इनको मैं जोड़ूंगा, मेरे पास पूरे साल की इनकम आ जाएगी, उसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। सिंपल है। तो करें काम शुरू। इसको 3 गुना करो भाई, 18 3 54 और 18 इट विल बी 558। आप ऐसे कर सकते हो, 18 3 54, 54,000 और 600 3 1800, 54,000 और 1800, 55,800। ठीक है, इसको 4 गुना करोगे तो मैं 2 बार डबल कर सकता हूँ, या फिर 21 को जब मैंने 4 गुना किया, 21,000 को 4 गुना किया तो 84,000 84,000, और 750 को अगर मैं 4 गुना करूँगा तो 3,000 आएगा। डबल करने पर 1500, फिर डबल करने पर 3,000, तो 84 और 3 87,000। देखो आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस मैं रियल क्वेश्चन से करवा रहा हूँ। ये एक्चुअल क्वेश्चन है SSC CHSL 2020 का। कुछ कैलकुलेशन क्लास में आपको स्पेसिफिकली दे सकता था, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही फास्ट करना है ना चीज़ों को, और हर एक क्वेश्चन में लगेगी नहीं। यहाँ पर वैल्यूज बदलते ही ये लगेगी नहीं, तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे, जहाँ पर कर सकते हैं वहाँ पर करते रहेंगे। मैं कैसे करता है एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है इसको अब मैं 5 से गुणा कर दूँ, ठीक है। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ से एक 2 उठा के इसको दे दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10, और 10 का मतलब क्या है? एक 0 ही चिपकानी है। तो यहाँ से 2 उठाओगे तो उसको 2 से भाग करोगे, तो आप क्या करोगे? 1 1 4 2 0, और यहाँ से 2 उठाकर इसको दिया तो उसके नाम की एक 0। 5 से मल्टीप्लाई आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आप 5 इंटू 84 करोगे तो आप ऐसे मान लो ना, यहाँ से एक 2 उठा के इसको दे दिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया 42, और ये 2 जब यहाँ पर गया तो 10 ही बना, तो इसको हाफ करके 0 चिपका दो। तो मैंने क्या ये रट रखा हाफ करके 0 चिपका दो? नहीं, मैं मन मन में 2 का आदान प्रदान करता हूँ, तो मुझे कभी भी रटना ही नहीं पड़ता। ये तो रटेंगे तो यार पता नहीं कब गलती हो जाएगी, कब डबल करना होगा, कब हाफ करना होगा, गड़बड़ हो जाएगी। मैं उतना रिस्क नहीं लेता, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर आ गए। अब इनके अंदर सेविंग जोड़ दूं, जोड़ देते हैं भाई। ये है 143 143 020 020, यही है ना? जी, लेट्स ऐड देम। 0 2 8 और 2 10 1 10 19 20 2 10 10 20 2 4, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करूंगा जी 12 से, क्या आएगा? आसपास ही हैं सारे। 12 3 36 4, 12 3 36 4, 12 3 36 4, 3 3 3 कहीं पर आया है? 3 3 3, यानी कि ये वाला उत्तर होएगा, ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद भी 42 आया था, 12 3 36 12 5 60, बिल्कुल यही वाला उत्तर होएगा, ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ये बताओ फिर। The average of the 2-digit numbers is 57। ये 2 डिजिट नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, ये 4 2 डिजिट नंबर हैं, इनकी एवरेज 57 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस एंड दिस? यानी कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिए। देखो यहाँ पर ये जो x है, या फिर इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो एक 35 है, तो यहाँ पर इस 5 की वैल्यू क्या है? 5 की वैल्यू है 5, और इस 3 की वैल्यू क्या है? इस 3 की वैल्यू है 30। 3 की वैल्यू 30 क्यों है? क्योंकि ये इस पोजीशन पर बैठा है। जैसे अपने देश में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर जो बैठा है, उसके हाथ में प्राइम मिनिस्टर की पावर आ गई, वो उस कुर्सी की पावर है। कोई भी बैठेगा उस कुर्सी पर, फिजिकली कुर्सी पर नहीं बैठना है, यानी कि उस पोस्ट पर होएगा। कुर्सी मार लाओ प्राइम मिनिस्टर की बेचारे की, कोई भी उस पोस्ट पर होगा, उसके हाथ में वो पावर आ गई। ऐसे ही ये जो पोस्ट है, ये 10th प्लेस की पोस्ट है। यहाँ पर 3 बैठेगा तो उसकी वैल्यू 30 हो जाएगी, 8 बैठेगा तो 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो है ये x, ये एक्चुअल में x है या क्या है? x नहीं है, ये 10x है, क्योंकि 10th प्लेस पर बैठा है। ये 100th प्लेस पर बैठेगा तो 100x है, इसकी वैल्यू 100x है। जब आप 35 और 5 जोड़ते हो तो वो क्या बनता है? वो 40 बनता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 30 है, तो 30 5 और 5 40, सबकी वैल्यू ही तो जुड़ती है आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम चीज़ों को जोड़ेंगे, तो बिकॉज x आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो x को अलग ले लो।
इस x को अलग ले लो, इसकी वैल्यू लेकिन आपको पता होनी चाहिए, टेंस प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू है 10x, इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू है 1x क्योंकि ये वंस प्लेस पर है, तो 10 और 1 11, 11x। अब x के अलावा सब कुछ कर लो सोल्व, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये है 41, ये है 5, आपने x ले लिया, ये क्या है, ये 50 है, इसको ये मत सोचना बेचारा 5 रह गया, इसके आगे की जगह खाली हुई है, ये 550 है, ठीक है। आप इनको जोड़ लो, तो कैसे जोड़ूं, 4 और 5 9 और 4 13, 130 टेंस प्लेस वाले जोड़े हैं, 1 और 5 6 और 4 10, 130 और 10 140, तो देखो 140 मैंने इन सब का सम कर लिया एक हिसाब से, और इन सब का सम क्या होना चाहिए, इन सब का सम होना चाहिए 57 × 4 यानी कि 228, तो अब x की वैल्यू आ जाएगी 11x इज इक्वल टू कितना हो गया जी 88, x इज इक्वल टू 8। अब वो क्या बोल रहा है कि एवरेज बताओ इस चीज़ की, तो 8 और 5 13 प्लस और 8 दूनी 16 में से 9 गए 7, 13 + 7/2 यानी कि 10, आंसर विल बी ऑप्शन, ठीक है। सर क्या ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है भाई MTS का, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा करना चाहेंगे, आप नहीं भी करना चाहेंगे तो मैं करवाना चाहूँगा, ये बताओ। ये क्वेश्चन है CHSL का, सर क्या CGL में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन 9-10 एक ही साल में, बहुत सारे आए थे CGL में, MTS में, CHSL में, मैं सारे थोड़ी दिखाऊंगा आपको, बोर हो जाओगे। आज तक मैथ में कितने क्वेश्चन पूछ लिए होंगे उसने, 15,000 के करीब तो पूछ ही लिए होंगे SSC में, सारे थोड़ी करेंगे। तो ये देखें द एवरेज ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स, ये सारे 3 डिजिट नंबर है, कितने भाई 1 2 3 4 5 3 डिजिट नंबर है, उनकी एवरेज इतनी है, तो सम कितना होगा, दिस × 5, मैं इन सब का सम कर रहा हूँ। अब क्लियर है, मैं यहाँ से x को छीन रहा हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 10x, ये क्या है 100x, और ये क्या है 1x, 100 + 10 110 + 1 111x, मैंने सारे x ले लिए 111x प्लस, ठीक है। अब बाकी सबको जोड़ेंगे, बाकी सबको जोड़ने के कई तरीके हैं, ठीक है, ऊपर नीचे लिखकर जोड़ दो ऐसे 335, x गायब है तो यहाँ पर आप लिखोगे 205, x की जगह कुछ नहीं है ना, खाली है, यहाँ पर आप लिखोगे 35 और वहाँ पर लिखोगे 630 एंड 406, या फिर ऐसे ही मेंटली जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 और 2 5 और 6 11 और 4 15, 1500, 3 और 3 6 और 3 9 90, 1590, 5 और 5 10 यानी कि 1600, और 5 और 6 11 1611, तो ये हो गया 1611 इज इक्वल टू, ये हो गया 2055, मैंने उसको 5 से गुणा कर दिया, 5 चौके 20, 2000, 11 पंजे 55, ठीक है। 1611 अगर उधर गया तो अब x की वैल्यू देखो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये अगर उधर गया तो 44 4 डिवाइडेड बाई 111, इससे कटेगा 4 पर, x की वैल्यू आ गई 4। अब हमने क्या बताना है, हमने एवरेज बतानी है इन नंबर्स की, x की वैल्यू 4 है, 4 - 1 3, 4 - 3, एक और काम आप यहाँ पर कर सकते हो, आप इनकी एवरेज ही निकाल लो, इन सब का सम करके 4 से डिवाइड करना है, 1 2 3 4, इन सब का सम करोगे तो देखो ये गया x x x x 4x 5 - 1 + 4 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज x + 1, और x की वैल्यू हमें पता है 4, 4 + 1 5। आप जो गिवन है उनकी एवरेज निकाल लो, x की फॉर्म में आएगी, वहां पर वैल्यू पुट कर दो, या पहले वैल्यूज पुट कर दो x की, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कैसे भी कर लो, दोनों इक्वली गुड है। आंसर इज ऑप्शन सी। आप किसी काम मान लो आप कोई मेथड अपना रहे हो, उससे 2-3 सेकंड लेट हो जाते हो, 5 सेकंड लेट हो जाते हो, आप 10 सेकंड लेट हो जाते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके एक डिसीजन से फ़र्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम में मान लो 100% क्वेश्चन है, उनमें से 70% क्वेश्चन में अगर आपकी अप्रोच छोटी है तो ठीक है, 20-30% में आपका डिसीजन खराब होएगा एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो आपका होएगा। हमने मैक्सिमाइज करना है कि मैक्सिमम इतनी प्रैक्टिस करें, आप कम प्रैक्टिस करोगे तो 30% क्वेश्चन में आपका डिसीजन बढ़िया होएगा, आप और प्रैक्टिस करोगे 40 में हो गया, 50 में हो गया, 70 में हो गया, 80 में हो गया। हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम से पहले कि मैक्सिमम में हमारा डिसीजन ठीक रहे, ठीक है। ये बताओ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 45, आउट ऑफ विच 33 1/3 आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स।
तो 33 1/3 का मतलब क्या है, 1/3। 1/3 बॉयज़ हैं, यानी कि बॉयज़ कितने हैं, अगर क्लास में 3 बंदे हैं तो उसका 1/3 1 बॉयज़ हैं और 2 गर्ल्स हैं। ये सिर्फ रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर का रेशियो है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का। एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस, साइंस के अंदर गर्ल्स का एवरेज स्कोर 66.2% मोर है, किसे, मोर देन दैट ऑफ बॉयज़, तो 2/3 ज़्यादा है। यानी कि अगर बॉयज़ का 3 है स्कोर तो इनका 2 ज़्यादा है, 3 से 2 ज़्यादा है, यानी कि इनका 5 है। तो ये है जी एवरेज स्कोर, एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं ये नंबर। ये एवरेज का रेशियो है, तो अगर बॉयज़ की एवरेज 3A है तो गर्ल्स की एवरेज 5A है, ठीक है। और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉयज़ को, नंबर ऑफ गर्ल्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं फाइनली इनकी एवरेज निकाल सकता हूँ। ये काम हम वेटेड एवरेज में करेंगे, लेकिन ये एवरेज के बेसिक से हो रहे थे क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल नंबर मैटर नहीं करता, ये फिलहाल के लिए बात आप रट लो, वेटेड एवरेज में आप समझ जाओगे। एक्चुअल नंबर मैटर नहीं करता अगर मैं पूरी क्लास की एवरेज निकालना चाहूँ। देखो मैंने मान लिया कि बॉय 1 है, क्लास में 1 ही लड़का है, क्लास में 2 ही लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो टोटल लड़के हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 3। अगर मैं मान लूँ तो टोटल वैल्यू 3 में बटेगी। अगर मैं मान लूँ क्लास में 10 लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, तो टोटल वैल्यू 10 और 20 30 में बटेगी। तो जिनमें वैल्यू बटेगी वो भी 10 गुना हो जाएंगे। तो एक्चुअल नंबर कितना है वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर हाँ एवरेज आपको एक्चुअल लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इसका यूज ना भी करोगे तो आंसर आया पड़ा है, ठीक है। तो मैं मान लूँगा 1 लड़का है, 2 लड़कियाँ हैं, बॉयज़ की एवरेज 3A है, गर्ल्स की एवरेज 5A है। तो आप मुझे सिर्फ सम बताओ, लड़के कितने हैं 1 और एवरेज कितनी है 3A। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज स्कोर कितना होएगा, 1 लड़के हैं मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू एवरेज, वो आएगा सम। तो 1 × 3 क्या हो गया 3A। गर्ल्स का सम बताओ, 2 लड़कियां हैं, एवरेज 5A है, 2 × 5A 10A। ये लड़कों के स्कोर का सम हो गया, ये लड़कियों के स्कोर का सम हो गया। और पूरी क्लास की एवरेज कितनी है, पूरी क्लास की एवरेज बोल रहा है 78। पूरी क्लास में बंदे कितने हैं 1 और 2 3, इसी रेशियो को यूज करेंगे। 1 लड़का है, 2 लड़कियां हैं, 3, तो सम कितना होएगा 78 × 3। बस आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। वो या ये पूछेगा या ये पूछेगा, इनका डिफरेंस पूछेगा, इनका सम पूछेगा, यही पूछेगा, जो भी पूछेगा वो पूछ ही यही सकता है। तो 3A + 10A 13A, 13A = दिस, 13 × 6 = 78, A = 18। देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज स्कोर A की वैल्यू 18, 18 × 5 = 90, आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक, क्लियर। एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं होएगा, और क्वेश्चन पूछूंगा, टेंशन मत लो। ये बताओ अब, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A and B is 92, ओके। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन A is 30% मोर देन दैट इन B। A में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो A में जो स्टूडेंट है वो 30% ज़्यादा है, यानी कि B में अगर 10 हैं तो 30% ज़्यादा, इसमें 13 है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो है। तो यहाँ पर तो रेशियो भी चल जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जैक्ट होने ज़रूरी नहीं है, तो इस 92 का यूज़ होना ज़रूरी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन B इज़ 50% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन A। B में एवरेज वेट 50% ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर अगर 2A है वेट तो वहाँ पर 3 है। ये एक्चुअल वेट है, 2A and 3 है, मुझे A का नहीं पता। 2A यहाँ पर वेट है तो यहाँ पर 3A वेट है, ये एवरेज वेट है। तो अगर मैं पूछूंगा सेक्शन A में कितने बंदे हैं, 13 हैं, और हर एक का वेट है 2A, तो टोटल वजन सेक्शन A के बंदों का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 26A। सेक्शन B के टोटल बंदों का वेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30A। और उसने क्या बताया, उसने बताया है कि एवरेज वेट A और B का 56 किलो है, यानी कि A और B के सारे बंदों को मिला दूं तो 56 किलो एवरेज वेट है। A और B में मिलाकर कितने बंदे हैं, 13 और 10 23। तो अगर 23 बंदों की एवरेज 56 है तो सम कितना हो जाएगा 23 × 56, सिंपल सी बात है। तो 26 और 30 ये कितना है 56A = 56A, 56 से 56 गया, A = 23। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन B के अंदर एवरेज वेट क्या है, A की वैल्यू 23 है, 23 थी 69, तो इट विल बी 69।
क्लियर? एक और क्वेश्चन करना चाहोगे ऐसा? नहीं भी दिल कर रहा तो मैं करवाऊंगा, ये करो। दी एवरेज एज ऑफ 125 स्टूडेंट्स, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं और ये जो अभी मैं इस टाइप के करवा रहा हूँ। द एवरेज एज ऑफ 125 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 16.2 ईयर्स, ठीक है। एवरेज वेट 125 स्टूडेंट्स का 16.2 है। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तो बॉयज़ कितने हैं भाई साहब? बॉयज़ हैं 40%, 40% गर्ल्स है 60%। एक्चुअल नंबर मैटर नहीं करता, सिर्फ रेशियो मैटर करता है। 40-60 का रेशियो 2:3। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और इनकी एवरेज क्या बता रखी है? एवरेज बता रखी है उसने, द एवरेज ऑफ द बॉयज़ इज 20% मोर, बॉयज़ की एवरेज 20% मोर है गर्ल्स से, यानी कि गर्ल्स की एवरेज 5 है तो बॉयज़ की 6 है, 6A और 5A। अब ये हम मेंटली करेंगे, ठीक है, मतलब एक्चुअल में जैसे मैं करता हूँ एग्जाम में। तो 6 दूनी 12, ये क्या हो गया? 12A, बॉयज़ का सम, गर्ल्स का सम हो गया 5 15A, 15 और 12 27A। डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? इतना तो कर ही सकते हो। 6 दूनी 12, 5 15, 15 और 12 27A, तो सबका सम आ गया। अब टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 2 और 3 5 है और इनकी एवरेज कितनी बता रखी है भाई साहब ने? 16.2, ठीक है। तो ये 18 निम्मे है ये, है ना, और ये अच्छा ये 18 से कट नहीं रहा, 9, अच्छा ये 18 से 1.8 कट जाएगा, 3 से, अच्छा ये कट रहा था 0.6, तो 6 5 30, तो A की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़? बॉयज़ की एवरेज एज कितनी है? A की वैल्यू अगर 3 है तो 6 3 18, तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है जी। ये बताओ, द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 6 मोर देन जेड। एक्स वाई और जेड की जो एवरेज है वो जेड से 6 ज़्यादा है। एक्स वाई और जेड का सम क्या होएगा? मान लो एक्स वाई जेड की जो एवरेज है वो क्या है? 6 मोर देन जेड, यानी कि इनकी एवरेज क्या है? इनकी एवरेज है जेड प्लस 6, जेड से 6 ज़्यादा है, यानी कि जेड प्लस 6 है। तो इनका सम लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक्स वाई जेड का सम क्या होएगा मुझे ये बताओ? एक्स वाई जेड का सम होगा, इनकी जो भी एवरेज है उसको 3 गुना कर दूं, ये 3 बंदों की एवरेज है ये, तो इसको 3 गुना कर दूंगा तो सम आ जाएगा। तो इनका सम हो जाएगा 3 इंटू जेड प्लस 6, यानी कि 3Z प्लस 18, ठीक है जी। और आगे क्या बताया है? एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई इज 50। एक्स और वाई की अगर एवरेज 50 है तो सम कितना होएगा? 50 इंटू 2 100, और एक्स वाई का सम इसने बता दिया कि भाई 100 है। तो यहां से ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये z उधर जाएगा, 3Z माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 2Z। ये 18 इधर आएगा, 100 माइनस 18 दैट विल बी 82, तो z इज इक्वल टू 41। क्लियर है? u इज 6 लेस देन z, व्हाट इज द एवरेज ऑफ u प्लस z? ये पूछ रहा है कि u और z की एवरेज क्या होगी। वैसे तो एक बात, आपको z की वैल्यू मिल गई तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। इससे 6 कम है, इससे 6 कम का क्या मतलब है? 35 है। u इज 6 लेस देन z, तो इन दोनों की एवरेज यानी कि इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। 70 और 76 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? 38। आंसर विल बी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पता है कि u जो है u इज 6 लेस देन z, तो u की वैल्यू है z माइनस 6, तो इनकी एवरेज यही होएगी u प्लस जेड बाई 2, तो 2Z माइनस 6 बाई 2 यानी कि z माइनस 3, यानी कि 41 माइनस 3 38, ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन करना चाहोगे ऐसा ही? करो। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज 2 मोर देन सी, यानी कि इन तीनों नंबर्स की जो एवरेज है वो सी से 2 ज़्यादा है, यानी कि उसको मैं सी प्लस 2 लिख सकता हूँ। तो इनका सम क्या होएगा? ए बी और सी का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू इनकी एवरेज का 3 गुना, यानी कि 3C प्लस 6 ये है। और उसने क्या बताया? एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 48 सॉरी, ए और बी की एवरेज 48 है, तो सम क्या होएगा? 48 इंटू 2 यानी कि 96। तो ए और बी का सम उसने बता दिया 96, इसकी जगह 96 प्लस सी इज इक्वल टू 3C प्लस 6, तो सब कुछ तो हो गया।
सी अगर उधर जाएगा तो 2C इज इक्वल टू 6, अगर इधर आया तो सब्ट्रैक्ट होएगा 90 एंड C इज इक्वल टू 45। D इज 10 लेस देन C, तो D की वैल्यू क्या होगी? D की वैल्यू होगी 35, 10 लेस है। C और D की एवरेज बताओ, तो भैया इन दोनों का सम कितना होएगा? इन दोनों का सम होएगा 80 डिवाइडेड बाई 2, आंसर हो जाएगा 40, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, द एवरेज वेट ऑफ सोहम एंड हिज 5 फ्रेंड्स इज 48.5 kg। ओके, सोहम और उसके 5 फ्रेंड का एवरेज वेट बता दिया। इफ सोहम इज 3 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 5 फ्रेंड्स, इसने क्या बताया है? सोहम 3 kg ज़्यादा है किससे? ध्यान से, यहाँ पर बच्चे इसीलिए मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि 48.5 से 3 ज़्यादा है। नहीं, ये एवरेज वेट किसका है? ये सोहम का और उसके 5 फ्रेंड का, यानी कि 6 बंदों का है। 6 बंदों का एवरेज वेट बताया है ये। और सोहम 3 kg ज़्यादा है किससे? जो उनके फ्रेंड्स का एवरेज वेट है उससे, उनके 5 फ्रेंड्स का। उनके 5 फ्रेंड्स का एवरेज वेट मैं नहीं जानता, सोहम और उसके 5 फ्रेंड्स सबका मिला के मैं जानता हूँ, उनके 5 फ्रेंड्स का तो पता नहीं क्या है, उससे 3 kg ज़्यादा है। तो ये सोहम है, ये इसके 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स, इनका एवरेज वेट मैंने मान लिया जी x है, पता नहीं इनका क्या है, इनके बारे में थोड़ी पता है। तो सोहम का वेट क्या हो जाएगा? सोहम का वेट हो जाएगा x + 3। सोहम का वेट इनकी एवरेज से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, 6 के 6 बंदों का एवरेज वेट इतना है, तो 6 बंदों का सम मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं? 6 बंदों की एवरेज दे दी, सोहम और उसके 5 फ्रेंड की, सम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो 5 बंदों की एवरेज दे दी, तो सम क्या होएगा? सम हो जाएगा x × 5। 5 बंदों का एवरेज वेट x है, तो इन 5 बंदों के सम, इन 5 बंदों के वेट का सम है 5x, सोहम का वेट है x + 3, तो सब का सम कितना हो जाएगा? 5x + x, 6x + 3। और एग्जामिनर बोल रहा है कि 6 के 6 बंदों की एवरेज 48.5 है, तो इसके हिसाब से सम कितना हो जाएगा? × 6। ये आया पड़ा है, x की वैल्यू जो भी पूछेगा बता देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 6 × 0.5 3 आ जाएगा, 6 8 48 और 3 51, 5 कैरी, 6 चौके 24 और 5 291 है। वैसे इसको मैं काट ही देता। रुको, आप इसको सोल्व तो कर ही लोगे, अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है। देखो 6 × 0.5 करोगे तो 3 बनेगा, इधर के 3 से मैंने 6 × 0.5 काट दिया, तो 6 × 48 = 6x। 6 से 6 का x की वैल्यू 48 है। अगर आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप इसको सोल्व कर ही लोगे, मुझे पता है। तो x की वैल्यू 48 है। व्हाट इज सोहम्स वेट? तो सोहम का वेट क्या है? 48 + 3 दैट इज 51, ऑप्शन। ठीक, क्लियर है जी? ये करो, क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। मतलब इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, ये सिचुएशन बार बार आती है, 2-2 का पेयर, तो अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे बस एक बार, कुछ चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएंगी हमारे। द एवरेज एज ऑफ अखिल एंड सुनीता इज 51। ठीक है, सुनीता एंड वीना इज 31 एंड वीना एंड अखिल इज 33। अखिल और सुनीता की एवरेज एज 51 है, तो अखिल और सुनीता की एज का सम क्या होएगा? अखिल और सुनीता की एज का सम 51 × 2। एक तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, सुनीता और वीणा की एज का सम मैं यहाँ पर लिखूँ, और वीणा और अखिल की एज का सम मैं यहाँ पर लिखूँ। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो 2 बार ए आएगा, 2 बार एस आएगा, 2 बार वी आएगा, तो हर एक चीज़ 2 बार आ जाएगी। ठीक है, या फिर इसको मैं कैसे देख सकता हूँ, ध्यान से सुनिए, इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ, अखिल और सुनीता की एवरेज एज अगर 51 है, अखिल + सुनीता / 2, अखिल + सुनीता / 2 कर लो, या फिर a/2 + s/2 कर लो, बात एक ही है। तो एक हिसाब से हो क्या रहा है? एक हिसाब से ये हो रहा है कि अखिल की उम्र का आधा और सुनीता की उम्र का आधा 51 है। ठीक है, अगली जगह क्या होएगा? s/2। ऐसे मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा, ऐसे हम दिमाग में सोचेंगे। आगे से जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको
थोड़े से कुछ सेकंड दोगे ना, मैं इसको रट के नहीं बैठा, मैं सोचता हूँ थोड़ी देर, लेकिन मैं लिखता नहीं। मेरा लिखने का टाइम, इतना लिखने में कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा यार, मेरा लिखने का टाइम बच जाएगा। यहाँ पर मैं जस्ट आपको शो कर रहा हूँ कि a/2 2 बार आया, a/2 2 बार आया, तो 2 बार a/2 मिलने से क्या हो जाता है, a का हाफ 2 बार आया, a बन जाता है। 2 बार s/2 आने से क्या होता है, s बन जाता है। 2 बार v/2 आने से क्या होता है, v बन जाता है। तो एक हिसाब से जब हम इन सबको जोड़ते हैं, जब हमारे पास ऐसा केस हो कि हमें a + b, b + c और c + a को जोड़ना है, तो हमारे पास 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c आता है। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। लेकिन जब हम a/2 को जोड़ेंगे तो 2 बार a/2 मिलकर 1, यानी कि जब ऐसी सिचुएशन में उसने एवरेज बता रखी है, तो जब आप इन सबको जोड़ोगे ना भाई, तो आपको तीनों का सम मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल गया a + s + v = 51 + 31 + 33, ये मिल गया डायरेक्ट। ठीक है, अब मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ वीणा की उम्र। तो आप ये देखो, अगर वीणा की उम्र निकालनी है तो a + s की उम्र घटानी पड़ेगी ना। a + s की उम्र देखो कहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है। तो इनकी उम्र की एवरेज 51 है, लेकिन आपको तो इनका सम घटाना है, a + s घटाना है। तो आपको घटाना है, ऊपर वाले में से आपको घटाना है 51 - 51। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लो, ये लो। इसके लिए कोई चीज़ रटने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटूंगा तो -20 है, यहाँ से काटूंगा तो +13 है। आंसर इस 13। मैंने क्या किया, इस 31 से ये काटा क्योंकि इजीली कट रहा था। -20 13, आंसर इस। यहाँ पर आप रट भी सकते हो कि तीनों को जोड़कर अगर वीणा की निकालनी है तो इसका डबल घटाओ, लेकिन इतना ऐसे रटेंगे क्यों, ये चीज़ें तो हम सोच सकते हैं। एवरेज दे रखी है, सबको जोड़ेंगे तो ASV आएगा, वो एक बार आएगा। एवरेज ना हो तो हर एक चीज़ का डबल आता है, इन सब के सम का डबल आता है। एवरेज है तो भैया सम का डबल नहीं आएगा, सम ही आएगा। फिर हम देख लेंगे, अच्छा ये पूछा है तो ये घटाना है। ठीक है, हमने अपने दिमाग को ट्रेन करना है, फालतू की चीज़ें रटनी नहीं है। ठीक है, क्लियर है भाई। A retailer opens her outlet on all 7 days of the week. It is observed that her average sales for the Saturdays and Sunday combined is 300. सैटरडे और संडे की अगर हम एवरेज सेल देखें, एवरेज की बात कर रहा है तो 300 है, तो टोटल कितनी होती होगी, 2 दिनों की एवरेज है। सैटरडे और संडे को 600 की सेल होती है उसकी। सैटरडे को कितनी होती है, संडे को कितनी मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल 600 की होती है। एंड 200 फॉर द रिमेनिंग 5 डेज, और बाकी के जो 5 दिन है उनकी एवरेज 200 है, तो बाकी के 5 दिनों में बंदा 1000 रुपये कमा ले रहा है। एवरेज 200 है 5 दिन की, तो 1000 रुपये कमा ले रहा है। फॉर ए मंथ स्टार्टिंग ऑन ए सैटरडे, एक मंथ सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज फाउंड दैट द टोटल सेल्स वर दिस मच, विच अमंग द फॉलोइंग मंथ इट कुड बी। देखो, सबसे पहले ये बोल रहा है कि मार्च, जनवरी, अप्रैल, फरवरी क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इन महीनों में फ़र्क क्या होएगा अगर होएगा तो सोचो ज़रा। ये बोल रहा है कि महीना सैटरडे से स्टार्ट हुआ, तो कौन सा महीना हो सकता है। महीनों में उनके नंबर ऑफ डेज का ही तो फ़र्क हो सकता है। इक्वेशन इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होएगा कि महीने में 30 दिन हैं, 31 दिन हैं, 28 दिन है। अपने पास 3 ही चॉइस हैं, या 29 दिन है अगर लीप ईयर हुआ तो। यहाँ पर साल का उसने जिक्र नहीं किया तो हम 28 ही मानेंगे फरवरी में। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, मार्च और जनवरी में कितने दिन है, मार्च में भी 31, जनवरी में भी 31, तो ये तो हो ही नहीं सकते भाई। अगर 31 दिन का महीना निकला तो ये मार्क करूंगा या ये, है ना, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 31 दिन का हुआ तो फिर तो रिप्रेजेंटेशन लगेगी। इसमें 30 दिन है, इसमें 28 दिन है, या तो 30 दिन का महीना होगा या 28 दिन का महीना होगा। ठीक है, अगर 3 महीने 31 दिन के होते तो सीधे कट जाते, हालांकि इतनी बेवकूफ़ी वो करेगा नहीं और उसके सारे हम चलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो अगर भैया सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है तो सैटरडे आया, संडे आया, पहले 2 दिन क्या कमाई हुई, पहले 2 दिन कमाई हुई 600 रुपये। फिर अगले 5 दिन, अगले 5 डेज कितनी कमाई हुई, 1000 रुपये। यहाँ पर एवरेज 300 है, 2 दिनों में 600 कमाए, 5 दिन की एवरेज 200 है, तो 5 दिन में 1000 कमाए, तो टोटल 1600 रुपये कमा ले रहा है। कितने दिनों में, एक हफ्ते में, एक हफ्ते में, एक वीक में। एक महीने के अंदर एटलीस्ट 4 वीक तो होते ही हैं, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 चौके 28, 28 दिन में 4 हफ्ते हो जाएंगे, तो 28 डेज में ये 6400 कमा लेगा 28 दिनों में। तो अगर फरवरी का महीना होता तो ये 7000 कभी नहीं कमा सकता, 6400 ही कमाता। अप्रैल है। या फिर अब आप क्या कर सकते हो, ये दिन खत्म कब हुए हैं, ये दिन शुरू कब होंगे, शुरू हो रहे हैं सैटरडे संडे पर, तो 2 दिन बचे हैं,
तो सैटरडे संडे में ये फिर से 600 रुपये कमा लेगा, तो 6400 और 6600 7000। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए एग्जैक्ट निकालने की, क्योंकि अब हमें पता चल गया फरवरी तो हो नहीं सकता, फरवरी में तो एक कमाई कितने पाता, 29 दिन की भी होती तो भी ये 7000 तो कमा नहीं पाता। ऑप्शन बी। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर ये होता कि इसकी इनकम 6700 होती, फिर महीना हो सकता है कि फरवरी का हो, लीप वाला हो। इतना एक्स्ट्रा दिमाग आजकल, मतलब आज तक तो वो लगाता नहीं है, चीज़ों को सीधी सीधी स्टेट करता है। फरवरी का क्वेश्चन आएगा तो वो लीप ईयर या नॉन लीप ईयर बताता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ये बताओ, देर आर 7 numbers, the average of the first 3 numbers is 13 less than the average of all the numbers and 3 less than the average of the last 3 numbers. ओके, 7 नंबर हैं, फर्स्ट 3 की बात करी है, लास्ट 3 की बात की है, फोर्थ नंबर की बात करी है। तो मैं एक बार जल्दी से लिख दूं ताकि मैं आपको बता पाऊँ। ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, उसने बता दिया कि फोर्थ नंबर जो है वो 87 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्थ नंबर 87 है। ठीक है, देर आर 7 नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 13 लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। सारे नंबर की एवरेज मैंने मान ली ए, तो फर्स्ट 3 की है a माइनस 13, इससे 13 कम, एंड 3 लेस देन द एवरेज ऑफ लास्ट 3, लास्ट 3 नंबर्स की जो एवरेज है उससे 3 कम है। तो इसमें 3 जोड़ूंगा तो इनकी आ जाएगी, इसमें 3 जोड़ रहा हूं तो ये आ गई a माइनस 10। ठीक है, इनकी एवरेज पता चल गई, इनकी एवरेज पता चल गई, चौथे की वैल्यू पता चल गई, सबकी एवरेज पता चल गई। तो सम को इक्वेट कर दो, सम को इक्वेट कर दो। अगर इन 3 नंबर्स की एवरेज इतनी है तो सम कितना होएगा भाई? तो सम होएगा इनटू में 3, यानी कि 3a माइनस 39। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है 87। इन 3 नंबर्स की एवरेज इतनी है तो सम कितना होएगा? सम होएगा 3a माइनस 30। सातों नंबर का सम आ गया, और सातों नंबर की एवरेज a है तो सम क्या होएगा? 7a। बस इसको इक्वेट करना था। 3a 6a, उधर है 7a, 6a उधर जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा a, और यहाँ पर क्या बच गया भैया? 39 और 30 69, 87 माइनस 69 बोले तो 17 में से 9 गए 8, 18, एक वैल्यू आ गई सी 18। ठीक है, क्लियर? फाइंड द एवरेज ऑफ द 7 नंबर्स। 7 नंबर्स की जो हमने एवरेज मानी थी वो a है, यानी कि 18 है। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? तो दैट्स ऑल, जो एवरेज के बेसिक क्वेश्चंस थे वो पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताऊंगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, एवरेज को निकालने के लिए हमें सिर्फ ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो आप एवरेज निकाल रहे हो, एक और नज़रिए से हम एवरेज को देखते हैं, ये आगे काम आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एवरेज निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया है? मैंने आपको तरीका बताया है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। मैंने आपको एवरेज का मतलब क्या बताया है? मैंने एवरेज का मतलब बताया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पर हर एक बंदे के हाथ में जो वैल्यू आती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने पर, उसको हम एवरेज कहते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अपने पास एक फैमिली है, ठीक ठाक दिख रही है फैमिली, कलर इन्वर्ट है तो चलो जो भी है। तो अपने पास एक फैमिली है, हम इस फैमिली की एवरेज इनकम निकालना चाह रहे हैं। ये इनकी इनकम है, इस बंदे की 42,000 है, इसकी 46,000 है, इसकी 53,000, 59 एंड 40। ठीक है, ये इन सब की इनकम है। तो इनकी अगर मैं एवरेज इनकम निकालना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं इनकी एवरेज इनकम कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं इनको बोलूँगा अपनी सारी इनकम मुझे दो, तो ये अपनी सारी इनकम मुझे दे देंगे। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा? ये 5 बंदे हैं तो मैं 5 से डिवाइड करूँगा और इनको बराबर बराबर इनकम दे दूंगा। यानी कि अगर मैं इनकी इनकम लेकर सारी 5 से डिवाइड करके सबको बराबर बराबर बांट दूँ तो एवरेज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आप बोलोगे जी सर आ जाएगी। एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है वैल्यू को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो वैल्यू को अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो तो ज़रूरी नहीं है उनकी सारी इनकम लेना। आप ये सोच सकते हो कि भाई साहब इनमें से सबके पास 40,000 रुपये तो हैं, इसके पास भी 40,000 हैं, मतलब 40,000 प्लस ही हैं, मिनिमम 40,000 तो हैं, 46, 53, 59, 40। तो मैं ये करता हूँ यार 40,000, मैं ये बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, अपने पास तुम सब 40,000 रुपये रखो, मुझे तुम्हारे रुपए में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस इक्वली बांटना चाह रहा हूँ। तो तुम ये करो, तुम्हारे पास 40,000 से जितने एक्स्ट्रा हैं मुझे दे दो।
तो ये बंदा आकर मुझे कितने देगा, इसने अपने पास 40,000 रख लिए, ये बंदा आकर मुझे देगा 2,000 रुपये, ये बंदा मुझे आकर दे देगा 6,000 रुपये, ये बंदा मुझे आकर दे देगा 13,000 रुपये, 40,000 से 13,000 एक्स्ट्रा है, ये बंदा आकर मुझे दे देगा 19,000 रुपये, और ये बंदा आकर सिर्फ ऐसे खाली ऐसे करके चला जाएगा, इसके पास 40,000 से ज़्यादा है नहीं, ये मुझे 0 रुपये देकर चला जाएगा। तो मेरे पास टोटल कितने रुपए इकट्ठे हो गए, मेरे पास हो गए भाई 13 और 6 19, 19 और 19 38 और 2 40, 40,000 रुपये मेरे पास इकट्ठे हो गए। और ये 5 बंदे हैं, अब सबके पास कितने हैं, मैंने बोला था 40,000 से एक्स्ट्रा दे दो, तो सबके पास 40,000 हैं, 5 बंदे हैं। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास रुपया आया मैं सबको 8,000 बांट दूंगा, सबके पास ऑलरेडी 40,000 है, 8,000 मैंने और दे दिया, 48,000। तो सबके पास 48,000 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। मैंने रुपए को इक्वली डिवाइड कर दिया, बस मैंने सारे रुपए को नहीं लिया, मैंने कुछ रुपए को ले लिया, मैंने 40,000 डिसाइड कर लिया। मैं 35,000 डिसाइड कर सकता था कि नहीं कर सकता था, कि 35,000 से एक्स्ट्रा दे दो, मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा रुपया एक्स्ट्रा आ जाता, मैं उसको बांटता, फाइनली वो इक्वली बटने पर 48,000 ही होएगा। अगर मैं बेईमानी ना करूँ तो बीच में एक आधे रुपये में मार लूँ तो अलग बात है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो मैथमेटिकली, अब ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिकली मुझे जो इनकी सबसे छोटी वैल्यू है वो या उससे कम माननी भी जरूरी नहीं है। मैं ये भी मान सकता हूं कि भाई साहब सब अपने पास 50,000 रुपये रख लो, मैं ये मान लूं, मैंने एक हिसाब से किया क्या, फिर से मैं अपने वर्ड्स को फ्रेज करता हूं, मैंने ये बोला कि सब अपने पास 40,000 रुपये रख लो, या फिर मैं ये मान लेता हूं कि इन सब की एवरेज मैंने 40 मान ली, 40 से जितना भी ज़्यादा इनके पास होगा ये मुझे दे देंगे। तो मैं इस 40 की बजाय मैं ये भी मान सकता हूं, मैंने खुद ही इनकी एवरेज 50 मान ली, मान लो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बंदा मुझे कितने रुपए देकर जाएगा, ये मुझे -8 देकर जाएगा। तो मैथमेटिकली ये पॉसिबल है, ऐसे तो ये -8,000 रुपये तो मुझे कैसे देगा, है ना। तो मैथमेटिकली हम कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। दूसरा बंदा मुझे -4, जो मैंने एवरेज मानी उससे 4 कम है, अगला बंदा मुझे +3, अगला बंदा मुझे +9, ये वाला बंदा मुझे -10 रुपये देगा। तो मेरे पास रुपए अगर माइनस में भी इकट्ठे हुए तो मैं माइनस वाले रुपए भी बांट दूंगा, ठीक है। तो ये देखो जी, क्या हो गया, 8 और 4 12 और 10 22, माइनस का 22 और 9 और 3 12 प्लस का 12, मेरे पास रुपए इकट्ठे हो गए माइनस का 10, डिवाइडेड बाई टोटल बंदे 5 हैं तो माइनस का 2, तो जो मैंने माना था उससे 2 कम, एवरेज इज 48। तो फिर से 48 आ गई कि नहीं आ। तो इस मेथड को मैं क्या बोलता हूं, यूजिंग सेंट्रल वैल्यू टू कैलकुलेट एवरेज। कभी कभी हमें एवरेज निकालनी है तो हमें सबको जोड़ना जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन में ये काम आएगा आगे, ठीक है। तो मैं अपने मन से कुछ भी वैल्यू मान सकता हूं। तो सर कैसी वैल्यू मानेंगे, जो कैलकुलेशन को आसान करे। ऐसे नहीं कि मैं एवरेज मान रहा हूं 38.723, ठीक है जी, अब तुम्हारे पास 38.723 से जितना ज्यादा मुझे दे जाओ, कैसे वैल्यू मानेंगे, जो कैलकुलेशन को आसान करे। ऐसी आंसर इससे भी आ जाएगा है? लेकिन आपका पोता मार्क करके आएगा आंसर एग्जाम में, आप नहीं करके आओगे। क्लियर है, समझ में आ गया, ये अगला मेथड है। तो अभी आपने क्या करना है, कुछ वैल्यूज के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी हम, जल्दी से इनकी एवरेज बताओ, फिर ये कंसेप्ट लेक्चर अपना खत्म हो जाए। फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पर आपको कौन सी वैल्यू सुंदर सी लग रही है जो आपको माननी चाहिए, मैं तो मानूंगा 2000, कैलकुलेशन को आसान बनाएगी। तो 2000 से यहां पर हमें कितना ज्यादा मिलेगा 30, और यहां पर भाई साहब -50, यहां पर कितना +40, ठीक है, यहां पर 200, ठीक है, यहां पर -110, ठीक है। तो इन सबको जोड़ें, और यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर -50 है, यहाँ पर -110 है, तो -110 और -50 160 हो गए नेगेटिव टीम के। तो 160 को मैं इस 200 से काट दूंगा, 200 से 160 के 40 पॉजिटिव के बचेंगे, वो एक्स्ट्रा है। तो इन कैलकुलेशंस को हम ऐसे किया करेंगे, 40 और 40 80 और 30 110, 110 प्लस के बच गए, नंबर कितने हैं भाई 1 2 3 4 5, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा प्लस का 22, एवरेज कितनी हो जाएगी इससे 22 ज़्यादा, यानी कि 2022। यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू मैंने क्या मानी थी, मैंने मानी थी 2000, ठीक, क्लियर है जी। देन ये नंबर यहाँ पर क्या मानूंगा मैं 100 मान लूंगा,
तो यहाँ पर मैंने 100 मान ली कि ठीक है भाई 100 से जितना भी ज़्यादा है कम है देखते हैं। यहाँ पर -15 -2 +4 -17 +7 +1 देखते हैं। तो माइनस प्लस की देख लेता हूँ 7 और 4 11 और 1 12 प्लस का 12 जब मैंने -17 से काटा तो माइनस का 5 जिंदा रह गया। तो 15 और 5 20 और 2 22 माइनस का 22 कितने नंबर में बटेगा 1 2 3 4 5 6 में बटेगा। तो 6 3 18 ना 4/6 तो 2/3 तो एवरेज जो है वो इतनी कम हो जाएगी। तो 3 की बजाय मैं 4 घटाऊंगा 96 1/3 ये एवरेज हो जाएगी। ओवरऑल आपके पास जो भी पॉजिटिव में रुपए बचे या नेगेटिव में रुपए बचे उनको पर हेड बांटना है, हर एक के हिस्से में कितना आया। पॉजिटिव आया तो एवरेज बढ़ जाएगी, नेगेटिव आया तो घट जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, तो यहां पर 200 मानेंगे। ठीक है, माइनस का 20 माइनस का 3 प्लस का 15 प्लस का 7 प्लस का 16 माइनस का 17 तो माइनस का 20 और 3 माइनस का 23 और 17 माइनस का 40 माइनस का 40 हो गया। तो 16 और 15 31 होता है। 31 और 7 कितना होता है 38 होता है। तो माइनस का 2 बच गया माइनस का 2 कितना में बटेगा 1 2 3 4 5 6 में बटेगा -1/3। तो एवरेज इतनी कम हो जाएगी जी। यहाँ पर एवरेज कितनी आई थी, यहाँ पर एवरेज आई थी 2022। जो भी आई थी क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये बात आप समझ गए। यहाँ पर अपना ये लेक्चर एंड हो जाता है। इसके बाद अगला लेक्चर हम करेंगे। सो ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, चीज़ों को रिपीट करेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके पास टॉप क्वालिटी का मटेरियल लेकर आ रहा हूँ और टॉप तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन सारी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।